नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों का आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है और जो जून के आंकड़े खासतौर पर सामने आए हैं वो बताते हैं कि इस बार 2000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ईटीएफ में ही आया। वहीं चांदी भी पीछे नहीं है। चांदी ने तो इस बार रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। एक तो भाव भी आसमान पर है, उसके साथ ही इस बार चांदी में मई के 850 करोड़ के मुकाबले 2000 करोड़ का रिकॉर्ड निवेश चांदी में देखने को मिला है। तो जरा समझने की कोशिश करेंगे गोल्ड और सिल्वर में निवेश का सही तरीका क्या है। खासतौर पर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की आज चर्चा होगी और पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर की जो प्लेसमेंट है वो आपको इस टाइम पर कैसे करनी चाहिए। हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका शो में करते हैं स्वागत। आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिराग मुनि हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ हैं आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चिंतन हरिया। चिराग और चिंतन, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में आज इस खास शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बिल्कुल सही मौका है कमोडिटी यानी गोल्ड और सिल्वर पर इस वक्त बातचीत करने का, क्योंकि जिस तरीके से कमोडिटी की चमक बढ़ रही है, जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कुछ यही चमक उनके पोर्टफोलियो की भी बढ़े। लेकिन अभी जरा समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये गोल्ड ईटीएफ में चल क्या रहा है। चिराग, जरा पहले आपसे समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से गोल्ड में आकर्षण बढ़ रहा है, हमने इस बार काफ़ी अच्छा जो निवेश है गोल्ड ईटीएफ में आता हुआ देखा है 2000 करोड़ से ज़्यादा का, जो कि पिछले महीने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। क्या नाम कहते हैं आंकड़े? नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते आपके दर्शकों को। और जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्ट, स्पेसिफिकली आपने जून में देखा कि 2000 करोड़ की इनफ्लो आई है गोल्ड ईटीएफ में। इसमें समझने का कारण ये है कि क्यों गोल्ड में इतना इंटरेस्ट बढ़ रहा है। एक तो है कि हमें हमेशा देखा है कि गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता है एंड जब भी कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी या ओवरऑल रिस्क बढ़ जाती है मार्केट में तो लोगों को गोल्ड की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। हमने देखा है कि लास्ट क्वार्टर में कितनी सारी उतार चढ़ाव और ग्लोबल रिस्क, स्पेसिफिकली वॉर को लेके या फिर अगर आप ये टैरिफ के सिचुएशन को देखें तो ओवरऑल टेंशंस काफ़ी हाई है और अनसर्टेनिटी का माहौल है। इसीलिए आई थिंक गोल्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आया है निवेशकों का। एक दूसरा है कि सेंट्रल बैंक्स भी बहुत गोल्ड लास्ट ईयर में देखेंगे तो रिकॉर्ड बाइंग हुआ है। ओवरऑल सिचुएशन देख के ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक्स को भी अपना डॉलर की तरफ डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में काफी बाइंग हुआ है। स्पेसिफिकली इंडिया और चाइना सेंट्रल बैंक्स ने बहुत गोल्ड बाई किया हुआ है। तीसरा जो है कि एक जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का माध्यम भी जो था वो ऑफ कोर्स ईटीएफ में ज्यादा इंटरेस्ट आया, बिकॉज जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड है जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी था, जो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है लास्ट एक साल से, तो इसीलिए लोग गोल्ड ईटीएफ की तरह ज्यादा रुझाव रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 कारण हैं जो आप देख रहे हैं कि इतनी इंटरेस्ट देख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स गोल्ड ने रिटर्न भी लास्ट 6 महीने काफी दिया है एंड उसके चक्कर में हमने देखा है यूजुअली निवेशकों रिसेंसी बायस जो होता है कि जो अच्छा कर रहा है उसी में डालिए। तो एक 24% की 6 महीने की रिटर्न है गोल्ड की, इसीलिए आई थिंक ज्यादा इंटरेस्ट भी पड़ा हुआ है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से ये 3-4 कारण की वजह से आप ये जो देख रहे हैं इनफ्लो वो हो रहा है। आपसे चिंतन ये समझना है कि अभी जब हम गोल्ड ईटीएफ में प्रदर्शन की बात करते हैं तो फ्रॉम एक तो एएमसी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फंड मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, गोल्ड में इंडस्ट्री का जो भरोसा है वो कितना बढ़ा है, क्योंकि गोल्ड ने भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई है। हमने एक जो बुलिश फेज गोल्ड का देखा, उसके बाद हमने करेक्शन का फेज भी देखा, अब हमने इस साल गोल्ड को लाख पार होते हुए भी देखा है। तो अभी इंडस्ट्री गोल्ड को लेकर क्या पर्सपेक्टिव बनाकर चल रही है? अगर हम देखें स्वाति जी और चिराग जी ने सही कहा कि बहुत सारे कारण हैं गोल्ड बढ़ने के। उन कारणों के साथ एक और कारण जोड़ना चाहूंगा कि विश्व में पिछले 7-8 सालों से, वैसे तो 2008 के बाद ही, पर पिछले 7-8 सालों से और कोविड के बाद खासकर इतना पैसा प्रिंट किया गया है कि इक्विटी की एसेट वेल्थ विश्व में बहुत बड़ी है। डेट यानी कि जो कर्जे पे लिया हुआ ब्याज का पैसा है वो भी काफी बड़ा है। उसके मुकाबले गोल्ड और सिल्वर दोनों, सोने और चांदी में पैसा बहुत नहीं आया था, वो पिछले 1-1.5 सालों से आना शुरू हुआ है।
तो ये जो पैसा आ रहा है और जो आपने मात्रा भी बताई कि गोल्ड में 2000 करोड़ या सिल्वर में 2000 करोड़, ये इक्विटी के मुकाबले आज भी काफी कम है। और हमारा ऐसा मानना है कि गोल्ड काफी चल चुका है, तो यहाँ पर कंसोलिडेट होना चाहिए। और अगर सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर अभी जो गोल्ड और सिल्वर का जो गैप है वो नैरो होते जा रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री तौर पर हम अगर कहें तो जो पैसे का बैलेंस है वो आज भी, अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स देखें तो 32 लाख करोड़ के आसपास है। और सोने और चांदी में दोनों में मिला के देखें तो शायद 30,000 करोड़ से कम का AUM है। तो ये जो अगर पूरा जो एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो आज भी एसेट एलोकेशन में फाइनेंशियल एसेट्स में गोल्ड और सिल्वर की मात्रा काफी कम है। क्योंकि आमतौर पर गोल्ड और सिल्वर फिजिकल फॉर्म में या फिर ज्वेलरी के फॉर्म में लिया जाता है, पर हम ये देख रहे हैं कि रुझान ETF की तरफ भी बढ़ रहा है। और ये अच्छी बात है क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस में गोल्ड और सिल्वर 10% अभी भी बना रहना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही चिंतन यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि जो इम्बैलेंस है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। गोल्ड सिल्वर का एक तो रेशो कम हो रहा है, दूसरा जो इक्विटी है उसके मुकाबले गोल्ड का जो प्रपोर्शन अभी भी कम है। एक ये रीज़न भी है कि फिजिकल गोल्ड, मतलब गोल्ड विद इन गोल्ड ही लोग जितना डीमैट फॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा फिजिकल गोल्ड तो लोगों के घरों में है, और उसमें भी ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा गोल्ड रखना पसंद करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि धीरे धीरे अब थोड़ा ट्रेंड हम शिफ्ट होता हुआ ज़रूर देख रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चिंतन आपने यहाँ पर कही, जिसको मैं चिराग आपसे जानना चाहती हूँ एक व्यू पॉइंट उस पर भी, सिल्वर। क्योंकि जिस तरीके से सिल्वर ने इस बार प्रदर्शन किया है, चांदी जो चैंपियन बनी है, हमने अब 1,15,000 से ऊपर दाम ऊपर जाते हुए देखे हैं। क्या आने वाले टाइम में या जो अभी हम बचा हुआ कुछ साल देख रहे हैं, चांदी आउट परफॉर्म करेगी गोल्ड को? ये दोनों का, अगर हम गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात करें तो एक दोनों के डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं स्वाति जी के, वो क्यों अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि सिल्वर का जो है वो अगर आप लास्ट थोड़े साल में देखें, वो मेरे हिसाब से जो डिमांड जो उनका इंडस्ट्रियल यूज में बढ़ा है, स्पेसिफिकली जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इन टर्म्स ऑफ ये सोलर पैनल्स या सेमीकंडक्टर या ऑल ऑफ दीज थिंग्स में बहुत सारा डिमांड सिल्वर का बढ़ा है, और इसी की वजह से सिल्वर का इंटरेस्ट बढ़ा है। वेरएज गोल्ड का जो हमने देखा है वो स्पेसिफिकली ये जो अनसर्टेनिटी की वजह से वहां पे गोल्ड में रिटर्न आपको देखने मिला है। तो आई थिंक दोनों के ट्रिगर्स अलग है। बहुत ही मुश्किल है कहना कि कौन बेहतर करेगा किससे, बट क्योंकि दोनों के यूज अलग है। हमारे पोर्टफोलियो में हमको कैसे इसको स्ट्रेटेजिकली डालना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चिंतन जी ने कहा कि 10 से 20% से ज्यादा अगर मात्रा इसमें नहीं रखनी चाहिए ओवरऑल, बिकॉज जब हमने चेक किया उनका रिटर्न्स लास्ट 10 सालों में, अगर मैं उसकी 3 साल की रोलिंग रिटर्न, उसका मतलब है कि मैं कोई भी दिन पे अगर मैं गोल्ड में डालता या सिल्वर में डालता या निफ्टी में डालता, विच इज द इक्विटी बेंचमार्क, तो 3 साल की एवरेज रिटर्न ऑन अ 10 ईयर बेसिस, रोलिंग रिटर्न बेसिस पे गोल्ड ने अगर 10% का रिटर्न दिया हुआ है, सिल्वर ने अबाउट 8% की रिटर्न दी है, और इक्विटी ने 12% की रिटर्न दी है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर आप रिस्क भी चेक करोगे, काफी बार हम बोलते हैं कि गोल्ड इज अ सब्सटीट्यूट फॉर डेट, पर मेरे हिसाब से डेट इज ऑफकोर्स रिस्क फ्री, आपको 6-7% बनता है, लेकिन गोल्ड की भी स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत हाई रही है, अबाउट 6.57 ऑन अ 3 ईयर रोलिंग बेसिस। और अगर सिल्वर की देखें तो और भी ज्यादा है, विच इज 8%, एंड इक्विटी की अबाउट 5% आई है अगर अगले लास्ट 10 सालों में। ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस जो शार्प रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं तो वो इक्विटी की सबसे बेहतर आई है। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कितना इक्विटी, कितना गोल्ड, कितना सिल्वर रखना चाहिए, वो ये सब आपको देखते हुए करना चाहिए। आज भी लॉन्ग टर्म में मेरे, अगर आप मुझे पूछे तो इक्विटी शुड बी द लार्जर पोर्शन, एंड ऑफ कोर्स गोल्ड ने डेट से बेटर किया हुआ है, तो गोल्ड को आप, बिकॉज स्लाइटली सिल्वर से कम रिस्क माना जाता है, तो वो आप थोड़ी बहुत मात्रा में रख सकते हैं। यहाँ पर जब पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात हो, जैसा चिराग और हमारे दोनों एक्सपर्ट चिंतन बता रहे हैं कि अभी भी इक्विटी की मात्रा ज़्यादा रखें, गोल्ड और चांदी में तेज़ी का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। पर ये जो अभी हमने चिंतन तेज़ी देखी है गोल्ड और सिल्वर में, एक तो ये कितनी टिकाऊ है, अब जिस तरीके से ETF में पैसा आ रहा है वो भी गोल्ड और सिल्वर ETF में, उसके अभी एट दिस पॉइंट इन्वेस्टर्स के लिए निवेश के फायदे क्या हैं? मतलब गोल्ड में अगर आप ETF फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो क्यों फायदेमंद है ये? अगर हम गोल्ड और सिल्वर में दोनों की बात करें तो गोल्ड तो
पिछले 20 सालों से लोग ईटीएफ के माध्यम से निवेश करते हैं, और आपके चैनल में हमने पिछले 3-4 सालों में काफी बार डिस्कशन किया है कि काफी आसान तरीका होता है आपको निवेश करना है, और एक कोई स्पेसिफिक अमाउंट, जैसे कि नॉर्मली अगर आप जाओगे किसी ज्वेलर के पास तो आपको शायद एक बड़ा अमाउंट का गोल्ड लेना पड़े। यहाँ पर ईटीएफ में एक एक यूनिट भी आप खरीद सकते हो, जो 500 रुपए के नीचे भी आपको मिल जाए। तो एक छोटी अमाउंट में, छोटी मात्रा में आप रोज रोज खरीद सकते हो। आप रोज रोज शायद बाहर जाके फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद सकते, वो एक बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा, आपको सिक्योरिटी की, प्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है गोल्ड ईटीएफ के, वो काफी क्लियर है कि कौन सा जो गोल्ड होता है जो हम ले सकते हैं एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसकी प्योरिटी क्या होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए। और जो ऑडिट होते हैं वो 2 या 3 लेवल पे ऑडिट होते हैं। तो सिक्योरिटी और प्योरिटी की जो चिंता है वो आपको नहीं करनी है। वो सबसे बड़ा फायदा है गोल्ड ईटीएफ का। और जो टैक्सेशन का फायदा है वो तो है ही है कि आपने 1 साल से ऊपर रखा ईटीएफ, तो आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है उसका फायदा मिलेगा। सिल्वर की अगर बात करें तो गोल्ड के जो फायदे हैं वो सिल्वर में भी है। एक बड़ा फायदा ये है क्योंकि सिल्वर एक बल्की कमोडिटी है, तो अगर आपको एक बड़ी मात्रा में सिल्वर अगर रखना है तो उसका जो स्पेस कंस्ट्रेंट है, वो स्पेस काफी ऑक्यूपाई हो जाता है। सिल्वर ईटीएफ के माध्यम से आप वो आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। और ऑल्सो जो फिजिकल सिल्वर है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है जल्दी से, उसका जो कलर है वो शायद चला जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन के साथ। तो वो सिल्वर ईटीएफ में आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी, और आसानी से, जैसे कि आप एक शेयर खरीदते हैं, आप स्क्रीन पे सिल्वर या गोल्ड ईटीएफ खरीद के जैसे आपको बेचना है तो आपने आज बेच दिया, कल आपको पैसे आ जाएंगे। तो ये जो सहूलियत है, जो ईज है गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की, उसके कारण लोगों का रुझान बढ़ रहा है। पर अगेन, अगर हम देखें तो एसआईपी की बुक जो इक्विटी मार्केट में आ रही है दर महीने 27,000 करोड़ है, और उसके मुकाबले गोल्ड और सिल्वर आज भी 2 और 2,000 करोड़ है, इतने बढ़ने के बाद भी। तो काफी एक जो इम्बैलेंस है वो इम्बैलेंस अभी शायद कम हो रहा है। पर क्योंकि गोल्ड के दाम और सिल्वर के दाम काफी बढ़ चुके हैं, तो निवेशकों से यही सलाह रहेगी कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस का जो कितना प्रतिशत हिस्सा आपको रखना चाहिए, किसी एडवाइजर के साथ बैठ के आप नक्की कीजिए। क्योंकि सिल्वर में आज भी अगर हम देखें तो डिमांड सिल्वर की सप्लाई से ज्यादा है, और सिल्वर में अगले 2-3 साल तक किल्लत बनी रहेगी, ऐसे कहते हैं। गोल्ड का ट्रिगर्स हम कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, जब तक विश्व में जो ये अनसर्टेनिटी है वो चलती रहेगी, तो गोल्ड के दाम बने रहेंगे। पर क्योंकि पिछले 3-4 सालों में गोल्ड की जो भाव है वो काफी बढ़ चुके हैं, तो गोल्ड यहाँ पे शायद कंसोलिडेट होगा। सिल्वर में डिमांड स्ट्रांग होने के कारण यहाँ पर शायद और अपसाइड हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आपको एक सही एसेट एलोकेशन रखना है, खासतौर पर गोल्ड और सिल्वर का। मतलब सिर्फ चमक देखकर ओवरबोर्ड नहीं हो जाना है, आपको दोनों ही एसेट क्लासेस में ये समझने की ज़रूरत है। अगर हम पिछले 6 महीने का प्रदर्शन देखें चिराग, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, जो टॉप गोल्ड ईटीएफ रहे हैं, टॉप सिल्वर ईटीएफ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा उनका प्रदर्शन का एनालिसिस हमें बताएं। पिछले 6 महीने, 1 साल में हमने इक्विटी बाजार में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी, 1 साल से काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल है, और 3 साल एक बहुत ही एक शायद हम एक ठोस तरीके से एक स्टडी कर पाएंगे कि वाकई में जो गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ्स ने अपने निवेशकों को कितना कमा कर दिया है। तो ज़रा थोड़ा सा डेटा क्रंचिंग करें हमारे दर्शकों के लिए तो आसानी होगी। बिल्कुल जो लास्ट 6 महीने में ऑफकोर्स इक्विटी ने इतना परफॉर्म नहीं किया है कंपेयर टू, अगर आप देखें सिल्वर और गोल्ड का, अगर आप ईटीएफ के रिटर्न्स देखें तो अबाउट दोनों ने अबाउट 22-23% की रिटर्न दी हुई है। स्पेसिफिकली अगर आपको ऑफकोर्स लार्जर फंड हाउस को आपको ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, विच इज आईसीआईसीआई, एसबीआई और आदित्य बिरला, अगर आप देखें तो अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ 6 महीना, 1 साल और 3 साल में। बट ये बहुत ही यूनिक सिचुएशन था स्वाति जी मेरे हिसाब से कोविड के बाद। जैसे कि चिंतन जी ने कहा कि इतने पैसे मार्केट में है, इतने प्रिंट हुए हैं कि सब एसेट क्लास में अच्छा किया है। तो यहाँ से अभी क्या करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रादर देन पास्ट परफॉर्मेंस देखना है। तो हम एक आंकड़े जो मैं देख रहा था कि लास्ट 15 सालों में क्या, अगर मैं कोई एसेट क्लास में जाना चाहता हूँ, जैसे इक्विटी है, गोल्ड है या सिल्वर है, तो ऑब्वियसली मैंने रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि उसकी रिस्क फ्री से तो हायर है, और आज के तारीख में रिस्क फ्री रेट आपका जो 6-6.5% है। तो अगर मैं कोई एसेट क्लास में जाता हूँ तो मुझे 3-4% उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो अगर मैं एक प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करूँ लास्ट 15 साल में, तो अगर आप देखें कोई भी टाइम 5 ईयर टाइम फ्रेम में अगर देखें
तो एक निफ्टी की जो 10% देने की क्षमता है वो 82% चांस है, मेरे सिल्वर की 43% और गोल्ड की 51%। तो ये रिसेंटली ऑफ कोर्स ये जो गोल्ड और सिल्वर का जो चमक आया है, वो विल इट कंटिन्यू, जैसे कि चिंतन जी ने कहा है, गोल्ड में तो ऑफ कोर्स इट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑन क्या अनसर्टेनिटी हो रहा है और क्या चल रहा है मार्केट में। बट अदर देन दैट सिल्वर में जैसे हमको स्पेसिफिक आपको एडवाइजर के साथ बैठ के समझना पड़ेगा, बिकॉज ये कमोडिटी डिमांड डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी सप्लाई कम है, इसीलिए ऑब्वियसली रिटर्न आपको दिख रही है, बट क्या डिमांड होने वाला है, क्या सिचुएशन है आगे, हमको ओवरऑल देखना पड़ेगा। वेयर एज निफ्टी हैज अ बिगर ट्रैक रिकॉर्ड, सो एसेट एलोकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि चिंतन जी ने कहा, एक 10 to 15% की अगर आप ये दोनों में रखे तो आप कर सकते हैं, और अगर एसआईपी के द्वारा आप जाए तो बेहतर रहेगा, बिकॉज ये एलिवेटेड लेवल्स है मेरे हिसाब से दोनों गोल्ड और सिल्वर में। और हमेशा मैं देखा है, वेदर इज इक्विटी, गोल्ड और डेट, आप अगर डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट करते हो, ना कि आप टाइमिंग करना चाहो, तो आपको एक अच्छा रिटर्न आता है। जैसे कि लास्ट 10 साल की मैंने एसआईपी की रिटर्न देखी, निफ्टी की तो 15.5% की रिटर्न आ रही है, गोल्ड की भी अच्छी आ रही है, 12-12.5 की आ रही है, और निफ्टी की और सिल्वर की अबाउट 11.5% आ रही है। तो रिटर्न तो अच्छा है, रिस्क प्रीमियम भी अच्छा है, बट रिस्क फ्री नहीं है, तो वो हिसाब से आपको ओवरऑल एसेट एलोकेशन करना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो गोल्ड और सिल्वर पर बातचीत चल रही है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, आप देखते रहिए मनी गुरु। अब एक सवाल उठता है कि जब हम इतनी ज़्यादा तेज़ी जब बाज़ार में देख रहे हैं, कमोडिटी बाज़ार में देख रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर की ख़ास तौर पर, तो क्या अभी पैसा लगाना का सही समय है या फिर थोड़ा इंतज़ार करें? क्योंकि यूफोरिया इतना ज़्यादा है चिंतन, तो इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए। आप कहेंगे कि अभी इंतज़ार करें या फिर निवेश करें, या फिर तरीका जो है धीरे धीरे करके एक साथ पैसे लगाना सही नहीं है? तो सही तरीका क्या है अभी इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का इस इन्वेस्टमेंट से? तो जब चीजें काफी चल चुकी होती है, और जैसे कि चिराग जी ने भी कहा कि इक्विटीज हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, इवन इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर हम देखें तो अमेरिकी मार्केट्स की जो तेजी है, काफी सारे लोगों ने उसमें, काफी सारे निवेशकों में उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। तो जब इतने सारे एसेट क्लासेस एक साथ बढ़े हैं, तो बिल्कुल इन्वेस्टर्स को एक भय या डर लगा रहता है कि आगे क्या होगा। और इसीलिए सबसे सही तरीका है सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करे, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करे और एसेट एलोकेशन बनाए रखे। अगर आपको 5 या 6% अल्टीमेटली सिल्वर में जाना है, तो 2-2.5% आप आज ले ले और बाकी के 2.5% आप स्विच कर स्लोली स्लोली अगले 12-24 महीने में निवेश कर सकते हैं। सिमिलरली गोल्ड में भी आप आज थोड़ा ले लें और फिर निवेश करें, ताकि आपको एक साथ आप अगर ले लेंगे और मार्केट कल नीचे आया तो नीचे जाकर एवरेजिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब मार्केट काफी चल चुके होते हैं, तो आगे 12 महीने 24 महीने में जब भी एक एवरेजिंग का अगर मौका मिले, तो आप उसमें और खरीद कर आपका एवरेज कॉस्ट नीचे लाकर अगले 2-3 साल में अगर रिटर्न बनता है तो आपको उसके लिए अच्छा है। और एक चीज निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक साइकिल्स होते हैं, उसके कारण इक्विटी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, रियल एस्टेट हो, सभी के जो उतार चढ़ाव है वो अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं। आमतौर पर इक्विटी 7 या 8 साल का एक पूरा साइकिल बनता है, गोल्ड में उससे भी लंबा साइकिल होता है, क्योंकि जैसे कि 1980 से लेकर 2000 के दशक में अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड बिल्कुल नहीं चला था, जीरो रिटर्न था। 2000 से 2012 रिटर्न बहुत अच्छा बना, वापस 2012 से 2020 रिटर्न नहीं बना, और 2020 से लेकर आज तक हम देखें तो रिटर्न काफी बना है। और इसके कारण लोगों को ऐसा लगता है कि गोल्ड में रिटर्न नहीं बनता या फिर बहुत बनता है, पर आप लंबी अवधि के लिए अगर निवेश रखते हैं तो आपको उसमें अच्छा खासा अनुभव हो सकता है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि थोड़ा थोड़ा करके निवेश कीजिए, और जब वो पर्टिकुलर एसेट क्लास एक मंदी के दौर से गुजर रहा हो, तभी आप आपके पोर्टफोलियो में और ऐड कीजिए, तो आपको 5 साल 10 साल में जो निवेश का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा। मैं लास्ट पॉइंट चिराग आपसे जानना चाहती हूँ, गोल्ड ईटीएफ के टैक्सेशन में बदलाव हुआ, हमने देखा पिछला जो फुल टाइम बजट था उसमें काफ़ी ज़्यादा एलटीसीजी एसटीसीजी में बदलाव हुए थे, ईटीएफ में भी हुए और गोल्ड ईटीएफ में भी हुए। क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि लोगों का रुझान गोल्ड ईटीएफ की तरफ बढ़ा? क्या इम्पैक्ट आप इस टैक्सेशन के बदलाव से देखते हैं?
जी, बिल्कुल स्वाति जी, आई थिंक कुछ भी अगर टैक्स एफिशिएंट होता है तो एज एन इंडियन इन्वेस्टर हमेशा हम टैक्स में मतलब रिटर्न कितना बने उसमें ज़्यादा खुशी नहीं होती, टैक्स कितना बचे उसमें ज़्यादा खुशी होती है। यही हमारी साइकोलॉजी रहती है, एंड इसीलिए जो अभी 12.5% की टैक्स हो गई है गोल्ड के ऊपर एक साल के ऊपर ईटीएफ में, ईटीएफ के द्वारा। और अगर आप फंड ऑफ फंड भी करें तो 24 महीने में आपको 12.5% की लगती है। तो ये ऑफकोर्स टैक्स आपको आपको बेनिफिट है, बट दूसरा जैसे आपने कहा, ये जैसे मैंने कहा कि एज जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड था वो भी एक बहुत टैक्स एफिशिएंट मेथड था, बिकॉज आपको एक तो 2.5% की इंटरेस्ट मिलती थी, वो टैक्सेबल थी, बट ओवरऑल आपका टैक्स फ्री था कैपिटल गेन्स। लेकिन वो अभी वो ऑप्शन बचा नहीं है, तो नेक्स्ट बेस्ट एफिशिएंट इज ये गोल्ड ईटीएफ्स। और जैसे कि चिंतन जी ने कहा कि मैं छोटे मात्रा में भी डाल सकता हूँ, जब भी डालना है डाल सकता हूँ, जब भी लिक्विड करना कर सकता हूँ, तो वो हिसाब से आई थिंक इसीलिए इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अभी बढ़ रहा है ये निवेशकों का। तो गोल्ड में एक तो बढ़ती कीमतों का फायदा, सिल्वर में जिस तरह बेतहाशा तेजी है दामों में, उसका फायदा इन्वेस्टर्स लेना चाहते हैं थ्रू ईटीएफ। यही हम आंकड़ों में भी देख रहे हैं। टैक्सेशन में भी कुछ रियायत मिली, उसका भी फायदा है। और क्योंकि आप छोटे छोटे पैसे डालकर एक गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर सकते हैं, लिक्विडिटी अच्छी है, तो इसका भी एक फ़ायदा है। तो यही कुल मिलाकर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की कहानी है जो हमने समझी हमारे दोनों एक्सपर्ट से। चिराग और चिंतन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।